नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं दुनियादारी। 12 जून की दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। AI-171 कोड था। इसमें कुल 242 लोग सवार थे, 2 पायलट और 10 केबिन क्रू इसी संख्या में शामिल, बाकी 230 यात्री। इन यात्रियों में से 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी इनमें शामिल था। विमान में सवार सभी लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद हुआ। विमान को उड़ान की अनुमति मिलने के कुछ मिनट बाद ही तकनीकी परेशानी सामने आई और फिर ये हादसा हुआ। एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। शाम 6 बजे से एयरपोर्ट को फिर से फंक्शन किया गया। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि यह दुर्घटना हर किसी को स्तब्ध और व्यथित कर देने वाली है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज पत्रकारों से बात करते हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ये कहा, What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद है। हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। हमारी संवेदना उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इस बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयर इंडिया और दूसरे संबंधित विभाग जल्द ही अपडेट जारी करेंगे। From the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India and others, they are putting out something, I guess, soon. घटना पर दुनिया भर के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, एक एक करके जान लेते हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने बयान जारी कर कहा, मैं और मेरी पत्नी गहरे सदमे में हैं। हमारी प्रार्थनाएं और सहानुभूति उन सभी परिवारों और दोस्तों के साथ है जो इस भयावह दुखद घटना से प्रभावित हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक्स पर लिखा, अहमदाबाद से लंदन जा रही प्लेन में ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। मैं हालात के बारे में अपडेट ले रहा हूं। इस कठिन समय में पीड़ित यात्रियों और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने लिखा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें हमारे भी 5 नागरिक यात्रा कर रहे थे। सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदना भेजी। लिखा कि पीड़ितों के परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा कि इस घटना में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के सभी पीड़ित परिवारों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। दुख भरी घड़ी में हम सब साथ हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन यानी EU चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए लिखा कि इस दुख की घड़ी में यूरोप आपके और भारत के साथ खड़ा है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने पोस्ट में लिखा कि इस हादसे से हम बेहद दुखी हैं। पीड़ितों के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। सभी के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। इसके अलावा चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा के एम्बेसडर्स ने भी अपने एक्स अकाउंट पर इस खबर पर संवेदना व्यक्त की है। इस खबर से और अपडेट्स जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। 3 अपडेट्स हैं, एक एक कर बता देता हूं। पहली और सबसे बड़ी अपडेट एक सर्वाइवर से जुड़ी है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे शख्स का नाम है विश्वास कुमार रमेश। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस पूरे हादसे के इकलौते सर्वाइवर हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उन्होंने हादसे के वक्त इमरजेंसी गेट खोला और जहाज़ के बाहर छलांग लगा दी। दूसरी अपडेट, टाटा ग्रुप ने इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इसके साथ ही घायलों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। ग्रुप BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को फिर से बनाने में भी मदद करेगा। तीसरी अपडेट, विदेशों से कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन ने एक्स पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया। इसके अलावा बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को संदेश भेजा और संवेदना व्यक्त की। अब अगली खबर पे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बयान सुनिए। हम उन्हें वापस ला रहे हैं क्योंकि वह जगह खतरनाक हो सकती है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हमने उन्हें वापस लौटने को कह दिया है। आगे जो होगा देखेंगे। नहीं, वो कभी भी परमाणु बम नहीं हासिल कर सकेंगे। सीधी सी बात है, हम उन्हें परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। हम इसकी इजाज़त कभी नहीं देंगे। 11 जून को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने अधिकारियों को क्यों निकाल रहा है। ट्रंप ने जवाब दिया, वो एक खतरनाक जगह हो सकती है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा।
ट्रंप ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हों। इसी रोज एक और खबर आई। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CBS ने एक रिपोर्ट छापी, अमेरिकी अधिकारियों का हवाला दिया, लिखा कि इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में है, अमेरिका को इत्तला भी कर दिया गया है। एक ईरानी अफसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि ईरान भी जवाबी हमले को लेकर तैयार है, अगर इजराइल ने हमला किया तो जवाब तय है। ठीक वैसा ही जैसा अक्टूबर 2024 में दिया था, करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें। अब इसी रोज अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने मिडिल ईस्ट से अपने फौजी परिवारों को स्वेच्छा से बाहर जाने की छूट दी। इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास से भी लोगों को निकाला जा रहा है। बगदाद, बहरीन और कुवैत से स्टाफ की वापसी की अनुमति दी गई है। यह जानकारी अमेरिकी और इराकी अफसरों ने और रॉयटर्स को दी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 11 जून को अपने ट्रैवल एडवाइजरी में इस कदम की वजह बताई। कहा कि क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है? अमेरिका के इन कदमों को कैसे देखा जाना चाहिए और क्या अमेरिका को इजरायली हमले की खबर लग गई है? ईरान का जवाब क्या हो सकता है? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अक्टूबर 2024, अब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 सैनिक मौजूद थे। 19 से ज्यादा मिलिट्री ठिकाने, इनमें से 8 स्थायी हैं। नक्शे पर देखिए, ये ठिकाने हैं बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, UAE, मिस्र और सीरिया। साथ में जिबूती और तुर्की में भी ये ठिकाने मौजूद हैं। सबसे बड़ा बेस है कतर का अल उदीद एयर बेस, 1996 में बना था। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी यही है। बहरीन में सबसे ज़्यादा स्थायी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यहीं US नेवी की 5th फ्लीट भी तैनात है। यह फ्लीट फारस की खाड़ी, रेड सी और अरब सागर पर निगरानी करती है। सीरिया को छोड़ सब जगह अमेरिका के पास तैनाती के समझौते हैं। सीरिया में मंजूरी नहीं थी, पर अब वहां के नए राष्ट्रपति रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। सीरिया में करीब 2000 और इराक में 2500 सैनिक हैं। जॉर्डन में टेनर्स हैं। कतर, UAE में ऑपरेशन और ट्रेनिंग दोनों की सुविधा मिली हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी में किरदार मिसिंग है, वो है ईरान। संभव है ईरान भी इस लिस्ट में होता अगर साल 1979 जैसा साल न आता। इसके पहले ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार थी। ईरान ने 1970 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT संधि पर दस्तखत भी किए थे, पर 1979 में आई इस्लामिक क्रांति, पहलवी हुकूमत उलट दी गई। ईरान ने खुलकर अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन बता दिया। इसके बाद हर अमेरिकी सरकार, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, ईरान को दबाने में जुट गई। उधर कुछ वर्षों बाद ईरान ने चुपचाप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ओर कदम बढ़ा दिए। 2001 में नातांज में यूरेनियम संवर्धन की विशाल फैसिलिटी शुरू की गई। साल 2002 में इन मामलों की देखरेख करने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को सब पता चल गया। अमेरिकी, यूरोप चौकन्ने हुए और पश्चिमी देशों ने मिलकर ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। फिर साल 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय बड़ा समझौता हुआ। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर डील करवाई। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन घटाया और यूरेनियम का स्टॉक कम कर दिया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बम बनाने के लिए यूरेनियम को संवर्धित करना पड़ता है, यानी एनरिच करना पड़ता है। इस डील के बाद ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध हटे, ईरान की इकोनॉमी को राहत मिली। फिर 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। 18 में उन्होंने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल दिया। दोबारा सैंक्शन लग गए। सैंक्शन लगे तो ईरान ने डील की शर्तें तोड़ दी। IAEA की सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 60% तक यूरेनियम इनरिच कर चुका है और आपको पता ही है कि 90% पर बम बन जाता है। ईरान के पास 8000 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। ईरान पर ऐसे आरोप लग ही रहे थे कि जनवरी 2025 में ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन गए। फरवरी में उन्होंने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए, नए सिरे से उसके साथ एक डील की बात शुरू की। 12 अप्रैल को ओमान में दोनों देशों के बीच नई न्यूक्लियर डील के लिए पहली मीटिंग भी हुई। इसके बाद 5 राउंड की ऐसी मुलाकातें हो चुकी हैं, मगर कोई डील अभी तक सामने नहीं आई है। 5 दौर की बातचीत में हर बार एक ही बात अटक जाती थी, यूरेनियम संवर्धन और उसका स्टॉक। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद कर दे। ईरान कहता है कि यह तो उसका हक है। ईरान कहता है कि वो स्थायी परमाणु आत्मनिर्भरता चाहता है और अमेरिका उसे केवल अस्थायी राहत देना चाहता है। इसके अलावा दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। नतीजा ये कि अब तक कोई डील नहीं हो सकी है। 15 जून को ओमान में 6ठे राउंड की बातचीत होनी है और इसके पहले मामला सीधे सीधे जंग और टकराव की
की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस कहानी में तीसरा प्लेयर भी शामिल है, वो है इजराइल। वो ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सख्त खिलाफ है वो। इसी आधार पर वो ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को लगातार निशाना बनाता रहा है। ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर डील की बातचीत शुरू की तो रिपोर्ट्स छपी कि इससे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुश नहीं थे। एक तरफ अमेरिका और ईरान की बातचीत जारी रही और दूसरी तरफ इजरायली हमले की प्लानिंग की खबरें भी आती रहीं। 20 मई 2025 इस दिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने एक रिपोर्ट छापी। लिखा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का दावा था कि इजराइल जो है वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके पहले 16 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि इजराइल जो है ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले को तैयार बैठा था। उसने मई महीने में अटैक की प्लानिंग की हुई थी, लेकिन ट्रंप ने इजाजत नहीं दी। इसके 2 दिन बाद 19 अप्रैल को रॉयटर्स ने भी एक रिपोर्ट छापी। सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इजराइल जो है ट्रंप की मनाही के बाद भी हमले की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स के इर्द गिर्द अमेरिका की ओर से किसी हरकत की खबर नहीं थी। अब की बार अमेरिका भी कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, जैसे हमने आपको शुरू में बताया। इराक में अमेरिकी दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिजनों को स्वेच्छा से निकलने की छूट दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अफसरों को अंदेशा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान जवाब में इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकता है। 11 जून को ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे ने कहा भी था कि अगर न्यूक्लियर बातचीत नाकाम होती है और उन पर जंग थोपी जाती है तो ईरान अमेरिका के सभी क्षेत्रीय अड्डों को निशाना बनाएगा। साल 2020 में अमेरिका ने ईरान के IRGC के कुर्दस फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। इसके बाद ईरान ने इराक में जवाबी मिसाइल दागे थे। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए क्या कयास लगा सकते हैं, इजरायली हमले की आशंका कितनी गंभीर है, जानकारों से पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है। पहली बात तो यानी अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के वोटर डोमेस्टिकली नहीं चाहते जो माका का क्राउड है। दूसरी बात यह है कि ईरान भी नहीं चाहता, तो ईरान भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को काफ़ी हद तक तैयार है। तीसरी बात है खाड़ी के देश जो हैं, यानी कि सऊदी अरब, UAE, ये भी नहीं चाहते, क्योंकि ये अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते। ये अपना ट्रांजिशन करना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी में और टूरिज्म में, नॉन ऑयल एनर्जी में। तो लग नहीं रहा कि कोई भी साइड ये चाहती है। क्या नेतन्याहू ट्रंप को एक साइड में रखते हुए ये हमला करेंगे? मुश्किल है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, बट मुझे लगता है ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। ये बेसिकली सौदा करना चाहते हैं अमेरिका भी, और इजराइल जो है वो बैड कॉप प्ले कर रहा है, अमेरिका गुड कॉप है इसमें। तो मेरे ख्याल से एक नेगोशिएटिंग का एक दाव पेच है, ये एक प्रेशर बनाने का। सवाल यह कि इजराइल हमला करता है तो ईरान का जवाब क्या होगा। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बताया कि इजराइल के हमले की स्थिति में उनका जवाबी हमला अक्टूबर 2024 जैसा होगा, जब इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थीं, जैसा हमने कुछ देर पहले आपको एक ग्लिम्स दिया था। उस वक्त ज्यादातर मिसाइलें रोकी गईं, मगर एक फिलिस्तीनी की मौत हुई थी और 2 इजरायली घायल हुए थे। ईरान की पारंपरिक सेना तो इजराइल और अमेरिका के मुकाबले कमजोर है, ऊपर से उसके प्रॉक्सी गुट हूती, हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल ने खासा कमजोर कर दिया है। लेकिन ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। ईरान अपनी मिसाइलों से सीधे इजराइल के शहरों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा उसकी नौसेना खाड़ी के पानी में बखेड़ा खड़ा कर सकती है या फिर पर्शियन गल्फ में अमेरिकी जहाजों और ऑयल टैंकर्स को निशाना बना सकता है। 12 जून को ही ब्रिटेन ने भी अपने जहाज़ों को फारस की खाड़ी, हुमुर्ज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में तनाव के चलते जहाज़ों को सतर्कता बरतने की सलाह दी थी। हमने जानकारों से इन आशंकाओं पर भी बात की, सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। यानी कि इकोनॉमी बिल्कुल बैठी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ही इतना डाउन है कि घंटों घंटों तक बिजली खींचनी पड़ती है, कैपिटल में भी और स्कूलों से और मिनिस्ट्रियों से। इकोनॉमी की हालत बुरी है, इन्फ्लेशन हाई है, हर चीज़ की शॉर्टेज है। तो ईरान इस हालत में नहीं है कि वो लड़े, ना वो लड़ना चाहता है। हाँ, अगर इसराइल ने हमला किया तो ईरान को कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो फालतू में सऊदी और UAE और अमेरिका को निशाना बनाएगा और अपना दुश्मन बनाएगा। जहाँ तक मैं देखता हूँ, ईरान जो है वो सीधा इसराइल पे ही कुछ
मिसाइलें दागेगा। अब उनमें से कुछ मिसाइलें हिट भी कर सकती हैं और कुछ नहीं भी हिट करेंगी, कुछ अमेरिका शूट डाउन कर देगा। अगर वो मिसाइलें हिट करेंगी तो फिर इसराइल भी वापस शायद अटैक करे ईरान के ऊपर। तो ये देखने लायक होगा कि क्या होगा। मिडिल ईस्ट की बात यही रोकते हैं और अब दिन भर की सुर्खियां जान लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12 जून को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इसके बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उनके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। जयशंकर 8 से 14 जून तक यूरोप के दौरे पर हैं। उन्होंने इससे पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के नेताओं से मुलाकात की थी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।